उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा गांव बसा है जहां आज भी सूरज ढलने के बाद सन्नाटा अपना राज जमाता है। इस गांव का नाम है भूतगढ़। नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हर कोई जानता है इस नाम के पीछे छुपा खौफनाक राज। गांव से थोड़ी दूर पर स्थित एक पुरानी टूटी फूटी हवेली है जिसे गांव वाले सापित हवेली कहते हैं। ये हवेली वर्षों से वीरान है। चारों ओर उगे झाड़ झंखाड़, दीवारों पर काई, टूटी हुई खिड़कियां और लोहे का दरवाजा जो हवा चलने पर खुद ब खुद चरमराता है। ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो किसी भी सामान्य व्यक्ति की रूह कपा दे। गांव में कहानियां मशहूर है कि रात के समय हवेली से किसी स्त्री के चीखने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। खिड़कियों में परछाइयां दिखती हैं और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में उन्हें हवेली की ओर बुलाती है। मैं अर्जुन, एक खोजी पत्रकार, हमेशा से इन कथित अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। मेरा काम था सच्चाई को सामने लाना। जब भूतगढ़ की हवेली के बारे में रिपोर्ट आई कि वहाँ एक आत्मा का साया है और कोई जिंदा नहीं लौटता, तो मैंने इस कहानी को कवर करने का बीड़ा उठाया। मैंने गांव के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की। पिछले 75 सालों में 17 से अधिक लोगों की रहस्यमयी मौत इसी हवेली के आसपास हुई थी। कुछ लोगों की लाशें तो कभी मिली ही नहीं। मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ बता नहीं पाई और पुलिस ने सारे केस बंद कर दिए। ये जानकारी मेरे लिए काफ़ी थी। मैंने ठान लिया कि इस बार मैं खुद वहाँ जाऊँगा और असली सच सामने लाऊंगा। गांव पहुंचते ही जो माहौल महसूस हुआ वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अभिशप्त इंसान हूँ। किसी की आंखों में दया थी, किसी में भय। गांव के मंदिर के पुजारी ने मुझे देखकर सिर झुका लिया और सिर्फ इतना कहा, बेटा उस राह पर मत चलो जहां आत्मा इंतजार करती है। उसी शाम मुझे वेदिका मिली, गांव की एक पढ़ी लिखी युवती जो गांव की अकेली इंसान थी, जो मुझसे बिना डरे बात कर रही थी। जब मैंने उससे हवेली के बारे में पूछा तो उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने कहा, आपको यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। चंद्रकला, उसका नाम भी गांव वाले लेने से डरते हैं। वो कभी इस गांव में रहती थी, सुंदर, बुद्धिमान और निडर। लेकिन उसकी आत्मा को न्याय नहीं मिला, उसे सिर्फ आग मिली। मैंने पूछा, आखिर क्या हुआ था उसके साथ? वेदिका बोली, वो कहानी बहुत लंबी है, लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो पहले हवेली जाइए। वहाँ हर जवाब छुपा है, हर चीख, हर खामोशी में। रात को मैंने तय किया मैं हवेली जाऊंगा। कैमरा रिकॉर्डर और टॉर्च लेकर मैं अकेले ही निकल पड़ा। पूरा गांव अपने घरों में बंद हो चुका था। रास्ते में सिर्फ सन्नाटा और गीदड़ों की आवाजें थीं। हवेली तक पहुंचते ही मेरे कदम रुक गए। दरवाजा पहले से खुला था, जैसे किसी ने मेरा इंतजार किया हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। अंधेरा ऐसा था कि टॉर्च की रोशनी भी डगमगाने लगी। हवेली की हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे वहां बरसों से कोई सांस नहीं ले रहा है। दीवारों पर अजीब अजीब सी लकीरें थीं, जिन पर सूखा खून जमा था। मैं एक एक करके कमरे घूमता रहा,
हर कमरे में कोई न कोई रहस्य था। किसी में अधजली मूर्तियां, किसी में आधे जले कपड़े, किसी में खून से लिखे हुए शब्द। मुझे मत बुलाओ, मैं सोई हूं। तभी एक जोर की चीख गूंजी, महिला की चीख, दर्द भरी, गुस्से से भरी। मैं डर के मारे वहीं थम गया। टार्च अचानक बंद हो गई। मोबाइल की हल्की रोशनी में मैंने देखा, दीवार पर एक औरत की परछाई उभरी, लहराते बाल, जली हुई त्वचा और आंखें जो मुझे घूर रही थी। मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। हवेली का एक कोना दिखा जहां एक बड़ा ताला लगा था, कमरा नंबर 7। गांव वालों ने खास हिदायत दी थी कि इसे कभी ना खोलूं, लेकिन मेरी पत्रकारिता और जिज्ञासा ने मुझे रोका नहीं। मैंने दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। वहां एक लोहे का पिंजरा था जिसमें एक औरत की अधजली तस्वीर रखी थी। नीचे लिखा था, यहाँ वो कैद है जिसने आग में अपनी हंसी खो दी। पीछे से एक सांस की गर्माहट गर्दन पर महसूस हुई। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये हवेली सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं, एक जीती जागती कब्रगाह है जिसमें ना जाने कितनी आत्माएं कैद है। मैंने हवेली से लौटकर वेदिका से मुलाकात की और सारी बात बताई। वो चौंक गई। कमरा नंबर 7? तुमने उसे खोल लिया? अब वो जाग चुकी है, अब उसका गुस्सा थमेगा नहीं। वेदिका ने फिर मुझे चंद्रकला की पूरी कहानी सुनाई। आज से लगभग 200 साल पहले चंद्रकला इस गांव की सबसे सुंदर और रहस्यमयी स्त्री मानी जाती थी। उसके पास अद्भुत शक्ति थी। वो तंत्र जानती थी, लेकिन उसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करती थी। गांव के ठाकुर रघुवीर को उससे प्रेम हुआ, लेकिन जब चंद्रकला ने उसे ठुकरा दिया तो रघुवीर ने उसे डायन कहकर गांव वालों के सामने बदनाम कर दिया। लोगों ने चंद्रकला को हवेली में बंद किया और जिंदा जला दिया। उसकी चीखों ने गांव की रातें सालों तक दहला दी। मरते समय उसने कहा था, मैं मर नहीं रही, मैं रुक रही हूँ। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक लौटती रहूंगी। रघुवीर ठाकुर कुछ ही महीनों में पागल हो गया और उसी हवेली में मरा। उसके बाद जो भी हवेली गया कभी लौट कर नहीं आया। आत्माएं उस हवेली में कैद होती गईं और चंद्रकला की आत्मा बन गई, रक्षक भी और सांप भी। हम दोनों ने तय किया अब चंद्रकला को मुक्ति दिलाई जाएगी, लेकिन उसके लिए जरूरी था उसका तांत्रिक ग्रंथ जो हवेली के तहखाने में छिपा था। अगली रात हम दोनों हवेली में दाखिल हुए। नीचे तहखाने की सीढ़ियों पर उतरते ही गुप्त अंधेरा और मरे हुए चूहों की बदबू ने स्वागत किया। दीवारों पर राक्षसी आकृतियां बनी थीं और बीच में एक त्रिकोण के अंदर चंद्रकला की साड़ी और उसके बाल रखे थे। वेदिका ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, लेकिन तभी हवेली कांपने लगी, दीवारें फटने लगी और उसमें से आत्माएं निकलने लगी। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब चीखते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। चंद्रकला की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा अब और भी विकृत था, लेकिन आंखों में आंसू थे। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मेरी पीड़ा खत्म नहीं हुई। वेदिका ने उसे समझाया, अगर तुम सबको मुक्त करोगी तो तुम्हें भी शांति मिलेगी। बदले से कभी आत्मा को शांति नहीं मिलती। कुछ क्षण बाद चंद्रकला की आंखों में आंसू बहे। वो आत्माएं शांत होने लगीं, हवेली थामने लगी, मंत्र का असर होने लगा। चंद्रकला ने हमें देखा और कहा, अब वक्त आ गया है, लेकिन अभी काम बाकी है। अंतिम मंत्र पूर्ण होते ही चंद्रकला की आत्मा धुएं में बदलने लगी। हवेली की दीवारें पिघल रही थीं, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। हवेली की हवा अब हल्की हो गई थी। सन्नाटा अब भी था, लेकिन डर नहीं था। लेकिन जाते जाते चंद्रकला ने कहा,
मैं जा रही हूँ, लेकिन इस हवेली में अब भी उन लोगों की आत्माएं कैद हैं जिन्हें कोई नाम नहीं मिला, कोई इंसाफ नहीं मिला। जब तक अंतिम आत्मा मुक्त नहीं होती, ये हवेली कभी खाली नहीं होगी। अर्जुन और वेदिका ने एक दूसरे को देखा। मिशन अभी बाकी था। हवेली अब स्थापित नहीं थी, लेकिन पूरी तरह शांत भी नहीं थी। अर्जुन अब पत्रकार नहीं रहा, वो अब चंद्रकला की तरह एक रक्षक बन गया है, उन आत्माओं के लिए जो न्याय की राह तक रही हैं। रात को जब अर्जुन अपनी रिपोर्ट लिख रहा था, उसे लगा किसी ने कान में फुसफुसाया, कमरा नंबर 7 अब भी खुला है।